नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नाइमिशम एकेडमी में। आज संविधान का 1935 अधिनियम पढ़ेंगे। वो क्या था? 1919 का अधिनियम पढ़ चुके हैं हम। आप पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम और इसमें क्या क्या हुआ ये समझेंगे। और 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हो चुका है, आप लोग जानते हैं सारे लोग। आज पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम में सबसे पहली बात आती है साइमन आयोग की। सबसे पहली बात आती है साइमन आयोग की। तो साइमन आयोग जो ये आया था, ये क्यों आया था? सबसे पहले इस बात को समझिएगा। 1919 के अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे उसमें से एक प्रावधान यह किया गया था कि ये जो 1919 का अधिनियम है, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग भेजा जाएगा, जो कि ब्रिटेन की तरफ से भेजा जाएगा। एक आयोग भेजा जाएगा और वह आयोग यह जांच करेगा कि जो 1919 का अधिनियम बनाया गया है वह अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें जो नियम कानून बनाए गए वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर 1910 वर्ष के बाद भेजना था ये, पर भेजा गया उसे 8 वर्ष में ही, 2 वर्ष पहले ही भेजा गया। वो आना था 1929 में, पर वो आया 1927 में। 1927 में क्यों आया? क्योंकि भारतीयों की स्वायत्तता की मांग बढ़ती जा रही थी और जो उन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था, जो प्रांतों में द्वैत शासन के मतलब विधि बनाई थी, वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही थी। इस वजह से ये सारे बातें होने लगी थी। इसकी वजह से साइमन आयोग को निरीक्षण करने के लिए आना पड़ा। साइमन आयोग क्या था इसे समझेंगे। साइमन आयोग एक आयोग आता है, उसमें 8 लोग कुल 8 लोग होते हैं। उसमें से एक जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन कौन है? साइमन आयोग के अध्यक्ष हैं। प्लस 7 सदस्य हैं, तो 1 + 7 = 8। तो 8 सदस्यों का आयोग था साइमन आयोग। फिर बात करते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी जाती है। इसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? श्वेत आयोग की संज्ञा दी जाती है। और याद रखिएगा कि ये 1927 में आया था। 1927 में आया था। श्वेत आयोग की संज्ञा दी जाती है। इसे श्वेत आयोग की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज लोग थे। और अंग्रेज कॉमन तौर पर श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, तो सारे लोग गोरे होते हैं। इसी वजह से इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। फिर बात करते हैं कि भारतीयों को ना शामिल करने पर इस पर विरोध होने लगा। भारतीयों को शामिल नहीं किया गया तो इस पर भाई विरोध होने लगा। विरोध होने के बावजूद भी जो ये आयोग आया था, विरोध होने के बावजूद भी इसकी बातें बहुत सी बातें 1935 के अधिनियम में रखी गई थी। अभी हम ये 1935 का अधिनियम है, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं कि 1935 का अधिनियम कैसे बना, ये पढ़ रहे हैं। 1927 की बात कर रहे हैं ना। अभी साइमन आयोग आया है, 1935 का अधिनियम अभी नहीं बना है, वो बनेगा। ठीक है, 1927 में भी आयोग आया है। तो भारतीयों को शामिल न करने पर विरोध हुआ। विरोध के चलते विरोध होने के साथ बहुत ज़्यादा विरोध है कि गो साइमन बैक, गो बैक साइमन, इस तरीके से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। फिर बात करते हैं 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा। जब 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचता है, फिर उसके बाद में यह अपनी जो इसे निरीक्षण करना होता है, ये सारा अपना कार्य करते हैं। विरोध होता रहता है, ये अपना कार्य करते रहते हैं। ठीक है, करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में 30 जून 1930 को ये रिपोर्ट देते हैं। कब देते हैं? 30 जून 1930 को ये रिपोर्ट देते हैं। कौन देता है रिपोर्ट? साइमन आयोग। साइमन आयोग अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे देता है, अर्थात भारत सचिव को दे देता है। तो भारत सचिव जो थे, उस समय के भारत सचिव जो थे, वो लॉर्ड बर्कनहेड थे। लॉर्ड बर्कनहेड उस समय के भारत सचिव हुआ करते थे। तो उन्होंने कह दिया था कि भारतीयों से कह दिया था कि आप जो इतना विरोध कर रहे हैं, इतना बवाल कर रहे हैं कि गो बैक साइमन गो बैक, तो इस तरीके से आप बवाल कर रहे हैं। आप जो है अगर इतने मतलब वो हैं, तो आप संवैधानिक मसौदा तैयार करिए। आप संवैधानिक मसौदा मतलब उसकी पृष्ठभूमि तैयार कीजिए ना आप। तो उन्होंने कह दिया भाई, तो भारतीयों ने कहा ठीक है हम कर लेंगे भाई। तो जब ठीक है उन्होंने कह दिया भाई हाँ कर लेंगे, पीछे तो हटने वाले नहीं थे। तब उसी की तर्ज पर पंडित मोतीलाल नेहरू, कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की गई। कौन सी समिति? नेहरू समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू।
नेहरू समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है। तो 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन हुआ। फिर 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट देता है। कौन रिपोर्ट देता है? ये जो है नेहरू समिति है, ये अपनी रिपोर्ट देता है। और जिसे ये जो रिपोर्ट थी इसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसे जाना गया, इसे नेहरू रिपोर्ट से भी जाना गया। फिर उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसमें कुछ सिफारिशें दी गई थी। उसमें सिफारिशें क्या दी गई थी कि स्वायत्तता की मांग और केंद्रीय स्तर पर उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, हाँ, इसी प्रकार से बात की गई थी। हाँ, फिर आगे बात करते हैं कि इसके जो सिफारिशें दी गई थी इसके विरोध में जिन्ना जो थे, जिन्ना आप सब जानते होंगे पाकिस्तान में, जैसे हमारे वहाँ भारत में नोटों पर गांधी जी की फ़ोटो छपी होती है, इसी प्रकार पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो करेंसी है उस पर जिन्ना की फ़ोटो छपी हुई है। जिस प्रकार से हमारा जो भी सरकारी कार्यालय होता है या स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, गांधी जी की फ़ोटो जैसे अनिवार्य रूप से लगाई जाती है, इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी जो भी सरकारी कार्यालय हैं, जो भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जिन्ना की फ़ोटो अनिवार्य रूप से लगाई जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जिन्ना ने 14 सूत्री मांग 19 मार्च 1929 को पेश की। मतलब इनके विरोध में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 19 मार्च 1929 को पेश की तथा 1930, 1931, 1932 को गोलमेज सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? गोलमेज नाम क्यों रखा गया? क्योंकि गोलमेज एक थी, उसी पर सारे लोग बैठे हुए थे आसपास और उसी पर ये मीटिंग्स हुई थी, सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसका नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया था। फिर आगे बात करते हैं कि 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। संवैधानिक सुधारों के लिए ये आयोजन किया गया था। इसका ये जो आयोजन हुआ था, ये सम्मेलन का, ये किस लिए हुआ था? जो नेहरू ने रिपोर्ट दिया था, जिन्ना ने इस पर विरोध किया था और कई प्रकार की बातें। तो संविधान, अब बात आई थी कि भाई संविधान में कुछ ऊंच नीच करना चाहिए, कुछ नियम के बदलाव करने चाहिए, कुछ नए नियम जोड़ने चाहिए। तो इसके चलते संवैधानिक सुधारों के लिए गोलमेज सम्मेलन का मूलभूत उद्देश्य क्या था कि संवैधानिक सुधारों के लिए इसका आयोजन किया गया था। और 4 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 बन जाता है। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 बन जाता है। अब हमारा 1935 अधिनियम बन गया है। इतनी देर से हम लोग उसकी पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे कि 1935 का जो अधिनियम था वो बना कैसे, क्यों बना, क्या हुआ, ये पढ़ रहे थे। ऐसे तो बहुत सी फालतू की बातें हम आपको बता सकते थे, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। और बात करते हैं कि अब जो है 1935 का अधिनियम बन गया है। अब 1935 का जो अधिनियम बना था इसमें बहुत सी विशेषताएं थी। लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, पर इसमें बहुत सी विशेषताएं थी जिसके चलते आज भी संविधान में 1935 की जो बातें हैं, 1935 की जो नियम कानून हैं, वो आज भी अपने मूलभूत संविधान में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो 1935 का अधिनियम बना था उसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे। ठीक है, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। फिर बात करते हैं कि 1935 का अधिनियम का ये गठन हो गया। अब देखिए, ये ब्रैकेट कर लीजिए इसे, ये 1935 का अधिनियम गठन हो गया। ये हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। अब 1935 में क्या हुआ ये पढ़ेंगे। 1935 के अधिनियम में क्या कौन कौन से कानून बने ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है इसमें कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना। बात होती है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने के लिए क्या क्या करना हुआ ये बात करते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने के लिए जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो कमिश्नरी एरिया थे, जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें मतलब राजा महाराजा लोगों की जो रियासतें हुआ करती थी, और जो कमिश्नरी एरिया जैसे वर्तमान का यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर मतलब केंद्र का डायरेक्ट शासन होता है, उसी प्रकार से जो कमिश्नरी एरिया होते थे वहाँ पर डायरेक्ट गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था। 11 ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश के जो आधिपत्य क्षेत्र थे, जो ब्रिटिश ने जहाँ पर जिनका ब्रिटिश लोगों का क्षेत्र था, उसे ब्रिटिश प्रांत बोला करते थे। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने के लिए क्या प्रावधान किया गया कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं उनका उस संघ बनाने के लिए, मान लीजिए एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, इनका तो अनिवार्य रूप से आना ही आना है, प्लस 6 कमिश्नरी एरिया हैं वो भी आएंगे। फिर कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं वो अपनी स्वेच्छा से मतलब वो चाहे तो इस संघ में आ सकती हैं, चाहे तो नहीं आ सकती हैं। तो देसी रियासतों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अखिल भारतीय संघ की स्थापना के साथ में नहीं जाएंगे। तो देसी रियासतें
साथ में नहीं आई, जिसके चलते अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। फिर बात करते हैं कि दूसरा क्या होता है। दूसरा होता है केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन आपको कितनी बार शब्द आया है, द्वैध शासन। द्वैध शासन आप लोगों को तो पता हो गया होगा अब तक कि द्वैध शासन होता क्या। द्वैध शासन का मतलब दो शासन, ठीक है। केंद्र में पहले प्रांतों में था, अभी 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था 1919 में हमने प्रांतों में द्वैध शासन देखा था। अब प्रांत से हस्तांतरित होकर केंद्र में द्वैध शासन चला गया। कहाँ चला गया? अब केंद्र में द्वैध शासन होगा। अब केंद्र में द्वैध शासन, जिस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन के लिए आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों को अलग अलग किया गया था, उस पर कानून अलग अलग लोग बनाते थे, इसी प्रकार से अब केंद्र में भी द्वैध शासन लागू होगा और इसमें भी आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय होंगे और इसमें भी कानून अलग अलग प्रकार से बनेंगे। तो केंद्र का जो आरक्षित विषय था उसमें रक्षा विषय, विदेशी मामले, धर्म संबंधी मामले, जनजाति क्षेत्र संबंधी मामले आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए और और इस पर जो कानून था वो कौन बना सकता था? गवर्नर जनरल कानून बनाता था और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी वो मिलकर कानून बनाते थे। किस पर? आरक्षित विषयों पर। फिर बात करते हैं हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय क्या होते थे? उसमें गवर्नर जनरल और जो मंत्री परिषद हुआ करते थे, मंत्री परिषद जिनको विभाग दिए जाते थे, मंत्रालय दिए जाते थे, वो मिलकर कानून बनाते थे। ये हुआ हमारा केंद्र में द्वैध शासन। फिर तीसरी बात आती है प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना, ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्तता क्या होता है कि प्रांत को कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि प्रांत को प्रांतीय विषय पर, मतलब प्रांत जो हैं, जो वर्तमान में जिसे हम स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, तो उस समय के उसे प्रांत बोला करते थे। संयुक्त राज्य प्रांत यूपी जो है वो उसे पहले संयुक्त राज्य प्रांत बोला करते थे। यूपी से उत्तराखंड कट के अलग हो गया और बहुत सी बातें हुई, तो उसे पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था यूपी को। तो प्रांत का मतलब स्टेट। तो प्रांत को अपने विषय पर कानून बनाने का पूर्णतः अधिकार दे दिया गया और कहा गया कि अब जो है प्रांत जो है वो गवर्नर जनरल है उसके अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से अपना कानून बनाएगा। और लेकिन वह किसके अधीन है? वह प्रांतीय जो गवर्नर है वह ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। अब वह सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को हस्तक्षेप करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। किसको करेगा रिपोर्ट? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। कौन करेगा? प्रांत का गवर्नर जो है, ठीक है। फिर बात करते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? स्थान दिल्ली में इसकी स्थापना हुई संघीय न्यायालय की। इसके मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश जो थे, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेर और प्लस 6 अन्य जज थे। जो संघीय न्यायालय की स्थापना जब हुई थी तो एक मुख्य जज थे और 6 अन्य जज थे, और 6 अन्य जजों में से 2 जो थे वो भारतीय थे। ये सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो 2 जज थे वो भारतीय थे। वो भारतीय कौन थे? M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। ये 2 भारतीय ऐसे थे जो 6 अन्य जज थे उनकी श्रेणी में वो भी 2 जज थे। फिर बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन क्या होता है? जिस प्रकार से वर्तमान में आज पढ़ते हैं हम लोग संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर समवर्ती सूची के जो विषय है उस पर दोनों कानून बनाते हैं, राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर लग जाता है क्योंकि समवर्ती सूची में अगर दोनों लोग कानून बनाएंगे तो प्राथमिकता केंद्र को दी जाएगी। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी शक्तियों का विभाजन किया गया, जो आप देख सकते हैं कि ये सारे काम जो है क्या संघीय न्यायालय नहीं है अपने वहाँ, शक्तियों का विभाजन नहीं है, प्रांतों को स्वायत्तता नहीं है, केंद्र में प्रांतों को स्वायत्तता नहीं है। ये सारी चीज़ें वर्तमान में तो चल रही हैं, वर्तमान के जो संविधान है उसी में भी तो चल रही हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है भैया, अब भी चल रही हैं। तो कैसे आप इसे, ठीक है चले छोड़िए। शक्तियों का विभाजन में क्या होता है कि संघ सूची में 59 विषय थे। कितने? 59 विषय थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और जो अपशिष्ट विषय, मतलब जो बचे हुए विषय थे, वो वायसराय के अंतर्गत आते थे। मतलब जो बचे हुए विषय हैं उस पर वायसराय, सिर्फ और सिर्फ वायसराय कानून बनाएगा। संघ सूची पर जो 59 विषय हैं उस पर केंद्र कानून बनाएगा। प्रांतीय सूची पर जो 54 विषय हैं उसमें राज्य कानून प्रांत कानून बनाएगा। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे, प्राथमिकता संघ को दी जाएगी, और अपशिष्ट विषय पर वायसराय कानून बनाएगा।
फिर बात करते हैं कि 1 मिनट, थोड़ा सा अभी और है। ग्यारह प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, पॉइंट 1। पॉइंट 2 है कि 6 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया, गठन किया। 6 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया। 11 प्रांतों में विधानसभा, 6 प्रांतों में विधान परिषद। और विधान परिषद किस किस राज्य में? सबसे पहले बात आती है मद्रास, मुंबई नहीं, बम्बई कहेंगे, मद्रास, बम्बई, संयुक्त राज्य। फिर बात करते हैं बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल और असम। इसमें क्या होता है? विधान परिषद का गठन होता है। फिर बात करते हैं विधान परिषद क्या होता है। विधान परिषद ये उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होती है। विधान परिषद जो है वह स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है कभी। और निम्न सदन जो विधानसभा है यह अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन वर्तमान में भी है और उस समय भी था। और 1935 का जो अधिनियम था इसके बारे में आलोचनाएं हुई थी। आलोचनाएं किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने भी कुछ कथन दिए थे। वो कथन क्या दिए थे वो समझते हैं, वो देखते हैं उन्होंने कौन से कथन दिए थे। सबसे पहली बात करते हैं नेहरू की। नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने क्या कहा था कि जो 1935 का अधिनियम है यह 1935 का जो अधिनियम है यह हजारों ब्रेक वाला बिना इंजन का गाड़ी है। क्या कहा था? अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन की गाड़ी। आप सोच रहे हैं ये क्यों लिखा रहे हैं? ये कथन पूछे जाते हैं कि ये कथन किसने कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं जिन्ना ने क्या कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बकवास, खराब, बेकार, कुछ भी कह सकते हैं, बुरा। इन्होंने जो कहा था वही लिख देते हैं। पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। क्या है? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में दोनों की ये राय थी और वर्तमान में संविधान में क्या क्या है आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आगे पढ़ेंगे समझ जाएंगे। तो ये था 1935 का अधिनियम। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।